जी गुड इवनिंग। जी सत्येंद्र कुमार टाइगर जी, गुड इवनिंग। प्लीज़ सत्येंद्र जी, मुझे वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, आप प्लीज़ बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी जी धन्यवाद। गुड इवनिंग संजय त्रिपाठी जी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो है शेयर बहुत कम होता है, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं बिना शेयर हुए। एडमिन भी बार बार कहते हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जी जमशेद राजा जी, गुड इवनिंग। जी कौस्तुभ जी धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। देखिए यहाँ पे क्लासेस टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ किसी को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। हमारा बस ये उद्देश्य है हमारे ग्रुप का या हमारे एडमिन का भी यही बार बार कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस प्लेटफॉर्म का जो है लाभ ले पाएँ, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करें, तभी इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक होगी और वो इसका फ़ायदा या लाभ उठा पाएंगे। जी विवेक जी, गुड आफ्टरनून। विवेक जी, कल शायद आप क्लास में नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो है थर्सडे और फ्राइडे रहा करेंगी शाम को 4 से 5। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहें। आप लोगों के साथ जुड़े रहने से ही मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहता है और क्लासेस जो है सही ढंग से चल पाती है। जी दिव्यांशी वैश्वाल जी, गुड आफ्टरनून मैम। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेली की तरह ही पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब सीपीसी पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं सूट इन जनरल केसेस, सूट इन पार्टिकुलर केसेस, और स्पेशल प्रोसीडिंग में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देख रहे थे। तो हमने अभी लास्ट में स्पेशल प्रोसीडिंग में यानी कि पार्ट 5 में स्पेशल केसेस के पार्ट में काफ़ी चीज़ें कवर की थी, सेक्शन 89 से लेकर के सेक्शन 93 तक। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि अगर किसी भी मैटर को सेटल कराना होगा आउटसाइड द कोर्ट, सिविल मैटर को, तो उसके लिए हमें जो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन या कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग दी हुई है, ये किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। जी सौरभ सिंह, गुड आफ्टरनून। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, इसको लेकर के सीपीसी का कौन सा सेक्शन जो है प्रोविज़न बताता है। जी सत्येंद्र कुमार टाइगर जी, सेक्शन 89। संजय त्रिपाठी जी, बहुत ही अच्छा आंसर है, सेक्शन 89। और भी जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने क्लास की हो, प्लीज़ आप लोग आंसर करते रहिए। हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था जिस सेक्शन को फ्रेंडली सूट भी कहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि फ्रेंडली सूट से रिलेटेड जो सेक्शन है सीपीसी में वो कौन सा है। जी गुलिस्तान जी, सेक्शन 89, आपका भी आंसर सही है। फ्रेंडली सूट से रिलेटेड जो सेक्शन है सीपीसी का, प्लीज़ आप लोग आंसर करिए वो कौन सा सेक्शन है जो फ्रेंडली सूट से डील करता है। जी दिव्यांशी जी, सेक्शन 89 सही है आपका आंसर। तो मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रेंडली सूट से रिलेटेड जो सेक्शन हमने पढ़ा था सीपीसी में, प्लीज़ आप लोग आंसर करिए कि वो कौन सा सेक्शन है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं कि फ्रेंडली सूट से रिलेटेड जो सेक्शन है सीपीसी में वो कौन सा सेक्शन है।
फ्रेंडली सूट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 90। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को याद है कि मैंने प्रोसीजरल पार्ट में जब सेक्शन 90 हम पढ़ रहे थे तो मैंने प्रोसीजरल पार्ट में भी एक ऑर्डर डील किया था जो कि स्पेशल केसेस से रिलेटेड था। अगर आप में से किसी को भी याद हो तो प्लीज़ आप आंसर करिए। हम लोगों ने जब सेक्शन 90 पढ़ा था जो कि फ्रेंडली सूट से रिलेटेड था, जी जमशेद राजा जी, सेक्शन 90, तो हम लोगों ने प्रोसीजरल पार्ट में पूरा ऑर्डर भी देखा था। अगर आप में से किसी को भी याद हो तो प्लीज़ आप आंसर करिए कि वो प्रोसीजरल पार्ट का कौन सा ऑर्डर था जिसको हम सेक्शन 90 के साथ रिपीट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम लोग सेक्शन 90 देख रहे थे तो हम लोगों ने इसके साथ ऑर्डर 36 भी देखा था जो कि फ्रेंडली सूट से रिलेटेड प्रोसीजरल पार्ट का पार्ट था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 91 देखा जो कि पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटीज से रिलेटेड सेक्शन देखा और 93 में देखा कि जहाँ पर एडवोकेट जनरल जो कि सूट 91 में और 92 में ला रहा था, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंक्शन कर रही थी तो कौन सूट ला सकता है। आइए आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग हों सोशल मीडिया साइट पे, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम लोगों ने स्पेशल प्रोसीडिंग पार्ट 5 सेक्शन 89 से लेकर के 93 तक जो है कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है सूट इन पार्टिकुलर केसेस, और जब हम सूट इन पार्टिकुलर केस देखते हैं तो प्लीज़ आप अपने बेयर में पार्ट 4 देखिए। जब हम सूट इन पार्टिकुलर केसेस देखते हैं तो इससे रिलेटेड प्रोविज़न जो हम देखेंगे तो हमें मिलेंगे इससे रिलेटेड प्रोविज़न पार्ट 4 में सीपीसी के, जो कि सेक्शन 79 से 88 तक कवर करेगा। सूट इन पार्टिकुलर केसेस, हमने स्पेशल प्रोसीडिंग देख ली, हमने पार्टिकुलर केसेस देखना है और इसके बाद हम चलेंगे जनरल केसेस। तो सूट इन पार्टिकुलर के बाद हमारा रहेगा सूट इन जनरल, और वो हम देखेंगे सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 35 तक। अभी आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सूट इन पार्टिकुलर केसेस पे पार्ट 4 पे सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 88 तक। सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 88 तक जब हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है, यानी कि पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, और ये दिया हुआ है सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक, और इसे हम रीड विथ करेंगे ऑर्डर 27 के साथ। तो प्लीज़ आप अपने बेयर में सारे पॉइंट मेंशन कर लीजिए कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 82 तक, रीड विथ ऑर्डर 27, और इसे हम ऑर्डर 27 के साथ देखेंगे। तो आज हमारा ऑर्डर 27 भी प्रोसीजरल पार्ट का मोटा मोटी कवर हो जाएगा। हालांकि ऑर्डर 27 में टोटल रूल 8A तक दिए हुए हैं, तो ये इतना टफ नहीं है, आप इजीली जो है इसे समझ भी सकते हैं। और बाकी जो जितने भी रूल हम कवर कर पाएंगे ऑर्डर 27 के, हम अपने सब्सटेंटिव पार्ट के साथ उस प्रोसीजरल पार्ट के रूल को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपने बेयर में सबसे पहले सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के लिए सेक्शन 79। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई जनरल केसेस या जनरली हम सूट दायर करते हैं तो वहाँ पर दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। जब हम देखेंगे तो हमें हर सूट में दो पार्टीज जरूर मिलेंगी, एक होगा प्लेंटिफ जो कि वादी होगा और एक होगा डिफेंडेंट जो कि प्रतिवादी होगा, यानी कि हर सूट में दो पार्टीज होंगी। जब हम सेक्शन 79 को रीड करते हैं तो ये सेक्शन जो है केवल और केवल प्रोसीजरल पार्ट की बात करता है। लेकिन जब आप सब्सटेंटिव राइट को समझना है या सब्सटेंटिव राइट कैसे डिटरमाइन होंगे तो इसको लेकर के आपको आर्टिकल 294 से 300 देखना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये केवल प्रोसीजरल पार्ट को कवर करेगा सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ सूट लाना है या गवर्नमेंट को किसी के खिलाफ सूट लाना है। गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सूट लाना है या गवर्नमेंट को किसी और के खिलाफ या आपके ही खिलाफ सूट दायर करना है, तो उसको लेकर के, या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आपको सूट लाना है तो उसको लेकर के जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक। जनरली मैंने आपको बताया कि हर सूट में प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है, यानी कि ए वर्सेस बी। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट सूट लाती है, या आप स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट सूट लाती है,
तो जब वहाँ पर जो पार्टी का नेम दिया जाएगा, यानी कि पार्टी को जिस नाम से पुकारा जाएगा, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से एक पार्टी है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, तो वहाँ पर उसका नेम किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। आपने काफ़ी केसेस पढ़े होंगे, ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस प्रकार के आपने काफ़ी केसेस पढ़े होंगे जहाँ पर एक पार्टी जब सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है तो वहाँ पर हम उसे नाम देते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट आए या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सूट लाया जाए, तो वहाँ पर जो एक पार्टी का नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा द स्टेट। सिंपल सी बात कहता है सेक्शन 79, यानी कि सेक्शन 79 में हमने ये समझा कि जो जनरली हम सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं, ए वर्सेस बी का सूट होता है, वैसे ही जब हमारा सूट किसी गवर्नमेंट के खिलाफ यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट हम किसी के खिलाफ लाएगी सूट, तो वहाँ पर जो उसका नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट है तो द स्टेट। सेक्शन 79 बस यही कहता है, और ये प्रोसीजरल पार्ट है। अगर आपको सब्सटेंटिव राइट को डिटरमाइन करना होगा तो हमें देखना होगा सेक्शन 294 से लेकर के 300 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं एक लीडिंग केस पे, 2014 का केस है। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। चमन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस, चमन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का ये लीडिंग केस है, चमन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का। सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई रिलीफ क्लेम करना है अगेंस्ट द स्टेट, तो वहां पर उसको स्टेट को एज अ पार्टी इम्प्लीड करना होगा, क्योंकि स्टेट वहां पर एक नेसेसरी पार्टी होगा। और अगर आपने इम्प्लीड नहीं किया है तो आपका सूट ना ही मेंटेनेबल होगा, और अगर सूट मेंटेनेबल हुआ भी और उसके खिलाफ अगर कोई डिग्री पास हुई तो वह इलीगल मान ली जाएगी। तो हमने देखा सेक्शन 79 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट। हमने यहाँ पे देखा कि अगर सूट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जा रहा है, तो वहां पर जो उसका नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट के खिलाफ लाया जाएगा या स्टेट के द्वारा लाया जाएगा तो वहां पर उसे नाम दिया जाएगा द स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि चमन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का केस है, जो कि कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई रिलीफ क्लेम करना है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका सूट तभी मेंटेनेबल होगा जब वो इम्प्लीड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ पार्टी। अगर आप इम्प्लीड नहीं करते हैं तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, और अगर मेंटेनेबल हुआ भी और डिग्री उसके खिलाफ अगर पास हुई भी तो वो डिग्री पूर्णतः इलीगल। यही कहता है हमारा चमन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का। अब आइए देख लेते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 79 से लेकर 82 तक जब हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमारा ऑर्डर 27 चलेगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीजरल पार्ट का एक ऑर्डर का रूल देखते हैं। तो ऑर्डर 27 का रूल 7 क्या कहता है, तो प्लीज आप लोग अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर देखिए। ऑर्डर 27 रूल 3, अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में ऑर्डर 27 रूल 3 देखिए। ये सारे ही प्रोविजन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और इसमें प्रीलिम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। तो जब आप ऑर्डर 27 का रूल 3 देखेंगे तो वो सिंपल कहता है, मैं बेयर रीड कर दे रहा हूँ। ये कहता है कि इन अ सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इन द प्लेंट द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79। तो ये सिंपल कहता है कि अगर आप कोई भी सूट लाते हैं या गवर्नमेंट सूट लाती है आपके अगेंस्ट, तो वहाँ पर प्लेंट में नाम, डिस्क्रिप्शन या प्लेस ऑफ रेसिडेंस प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का देने के बजाय यह भी सफिशिएंट होगा कि केवल आप एप्रोप्रिएट नाम मेंशन कर दें जो कि सेक्शन 79 में प्रोवाइडेड है। और सेक्शन 79 में क्या दिया हुआ है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। सेक्शन 79 कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट लाना है तो यूनियन ऑफ इंडिया, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लाना है तो द स्टेट एज अ पार्टी हम उसे नेम देंगे। यही कहता है ऑर्डर 27 का रूल 3। तो प्लीज आप अपने बेयर में सेक्शन 79 के साथ साथ मेंशन कर दीजिए ऑर्डर 27 रूल 3। यहां तक मुझे लगता है कि सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 80, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीपीसी का। जब हम सेक्शन 80 की बात करते हैं तो सेक्शन 80 जो है नोटिस की बात करता है। अब इसको पढ़ने से पहले हम इसे समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल नहीं पार्टिकुलर केसेस चल रहे हैं, तो पार्टिकुलर केसेस के प्रोविजन जो होंगे वो कुछ ना कुछ जनरल से डिफरेंट होंगे। तो जब हम सेक्शन 80 देखते हैं नोटिस को लेकर के, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमें
किसी रोहन, मोहन या सोहन के खिलाफ, यानी किसी भी पार्टी को किसी एज अ पर्सन के खिलाफ सूट लाना है, तो वहाँ पर हमें ये सारे प्रोसीजर या ये सारे प्रोविज़न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम ये प्रोसीजर या प्रोविज़न क्यों देख रहे हैं? जब हमें सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाना है या गवर्नमेंट को सूट लाना है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर सेक्शन 80 बस सिंपल सी बात यह कहता है कि अगर आपको गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे या जम्मू कश्मीर स्टेट के खिलाफ, या आपको पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी सूट लाना है, तो यह जरूरी होगा कि सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले आप उसको प्रायर 2 मंथ का पहले एक नोटिस सर्व कर दें। यानी कि जिस दिन आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है, आपको उससे पहले एक नोटिस सर्व करना होगा। हम लोगों ने जब देखा था कि सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि जब हम डिग्री पढ़ रहे थे, तो डिग्री में हमने देखा था कि सूट इंस्टीट्यूट उस दिन से मान लिया जाता है जिस दिन वो प्लेंट हमारा प्रेजेंट हो जाता है। और इसको लेकर के जो हमने प्रोविजन पढ़ा था वो हमने देखा था सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड और ऑर्डर 4। सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 को हमने एक साथ पढ़ा था कि जैसे ही प्लेंट जो है हमारा प्रेजेंट होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने, उसी दिन से हमारा मान लिया जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। चूंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकुलर केसेस में, तो पार्टिकुलर केसेस में सेक्शन 80 में जब आपको कोई भी सूट सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ लाना है, तो यहाँ पर जरूरी है कि जिस दिन आप प्लेंट को प्रेजेंट करें उससे पहले आपने 2 महीने की प्रायर एक नोटिस उसको सर्व कर दी, और अगर आपने उसको सर्व नहीं की है तो आपका जो प्लेंट होगा वो डिसमिस हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 80। यहाँ तक हमने समझा कि सेक्शन 80 का जिस्ट क्या है। अब हम देखते हैं सेक्शन 80। तो जब हम सेक्शन 80 देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जनरल केसेस में प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से ही मान लिया जाता है कि सूट का इंस्टीट्यूशन हो गया, और उसके लेकर के हमने सेक्शन 26 रीड विथ ऑर्डर 4 देखा था। लेकिन सेक्शन 80 क्या कहता है कि सेक्शन 80 कहता है कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं होगा जब तक कि 2 मंथ प्रायर नोटिस सर्व नहीं कर दी जाएगी। यानी कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले किन किन बॉडीज के खिलाफ, ये भी हम आगे देखेंगे, क्या करना होगा, 2 महीने का प्रायर नोटिस सर्व करना होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि अगर हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारी जो नोटिस हम सर्व करेंगे वो किसे करेंगे। अगर हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है अगेंस्ट द रेलवे, तो जो हमारी नोटिस होगी हम वो किसे सर्व करेंगे। अगर हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है जम्मू कश्मीर स्टेट के खिलाफ, तो हमें जो है नोटिस किसे सर्व करनी है। अगर हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल केस, तो हमें नोटिस किसे सर्व करनी है। या अगर हमें पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हमें नोटिस किसे सर्व करनी है। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो जो भी सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का, आपको उसे नोटिस सर्व करनी होगी 2 माह पहले सूट इंस्टीट्यूट करने से। अगर आपको रेलवे के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो जो भी रेलवे का जनरल मैनेजर होगा उसे आपको 2 महीने के प्रायर नोटिस सेंड करनी होगी। अगर आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो या तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को या तो किसी ऐसे ऑफिसर को जिसको कि ऑथोराइज किया गया इस बिहाफ को, उसे आप नोटिस सर्व करेंगे। अगर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, यानी सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि अगर उत्तर प्रदेश के खिलाफ आपको सूट करना है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट के खिलाफ, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का सेक्रेटरी होगा उसे आप नोटिस सर्व करेंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो कलेक्टर को आप सर्व कर सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और अगर आपको पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो आपको पर्सनली उसे ही नोटिस सर्व करना होगा। आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 879 कहता है कि सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया कि जनरली सूट में 2 पार्टीज होती हैं, या तो प्लेंटिफ होता है या तो डिफेंडेंट होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जब अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ हम पार्टीज को नाम देंगे यूनियन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में और द स्टेट गवर्नमेंट के केस में। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो केवल प्रोसीजरल पार्ट है। अगर सब्सटेंटिव पार्ट को देखना है तो हमें देखना होगा आर्टिकल 294 से लेकर के 300 तक। फिर हमने चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 का केस देखा। प्रोसीजरल पार्ट में गए तो हमने ऑर्डर 27 को के रूल 3 को देखा, जहां पे हमने देखा कि वहां पे नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस इंसर्ट करना जरूरी नहीं है, मात्र जो नाम सेक्शन 79 हमें बताता है अगर हम उसे बता दे रहे हैं तो वही इनफ है। फिर हमने देखा सेक्शन 80। सेक्शन 80 बताने से पहले मैंने आपको बताया कि जनरली ये फॉलो नहीं किया जाता है नोटिस, लेकिन पार्टिकुलर केसेस में जब हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, तो हमें इन्हें प्रायर 2 मंथ नोटिस देना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको नोटिस सर्व करना है, यानी कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो आपको पहले 2 महीने का नोटिस सेंड करना होगा। तो वो आप नोटिस सेंड किसे करेंगे, तो आप सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करेंगे। रेलवे के खिलाफ तो जनरल मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ तो चीफ सेक्रेटरी या ऑथराइज ऑफिसर फॉर दैट पार्टिकुलर थिंग।
फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ तो सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और अगर पब्लिक ऑफिसर है तो उसको आप पर्सनली भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ तक जो है हम लोगों ने सेक्शन 80 को समझा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 80 जो है स्पेशल जो है प्रोविजन देता है। अब आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट यह है कि बिना किसी सूट में, बिना किसी वाद में, बिना किसी कार्रवाई में समय बर्बाद किए और या फिर पैसा या टाइम कुछ भी कह लीजिए उसे वेस्ट किए, यहाँ पर ये नोटिस इसीलिए सर्व किया जाता है कि 2 महीने का जो टाइम पीरियड बचेगा उस 2 महीने में ये अथॉरिटीज ट्राई करेंगी कि मैटर को सेटल कर दिया जाए। और अगर इस दौरान सेटल नहीं हो जाता है तो हम लोग ऑर्डर 27 में आगे रूल में भी पढ़ेंगे, रूल 5 में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ कोर्ट भी जो है प्रोसीडिंग जो है एडजर्न करेगी और प्रयास करेगी कि पार्टीज के बीच में आपस में सेटलमेंट करा दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80 का ऑब्जेक्ट क्या है कि अफोर्ड अपॉर्चुनिटी टू सेटल द क्लेम। ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि क्लेम को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिया जाए। जो ये 2 महीने का प्रायर नोटिस होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि जो भी सूट इंस्टीट्यूट होगा वह सूट इंस्टीट्यूट कब होगा, जब नोटिस सर्व किए हुए 2 माह बीत चुके होंगे तब। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, फिर हम आगे के पार्ट को कवर करते हैं। जी जमशेद राजा जी धन्यवाद। जी संजय त्रिपाठी जी। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो हमने इसके ऑब्जेक्ट को देखा। अब ऑब्जेक्ट देखने के बाद हमें जरूरी है देखना कि इस नोटिस का फॉर्म क्या होगा। इस नोटिस की जो नोटिस यहाँ सर्व हो रही है, अगर इन अथॉरिटीज के खिलाफ हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है तो इस नोटिस का फॉर्म भी जानना जरूरी है। तो ये जो भी आपकी नोटिस होगी इसका फॉर्म या कंटेंट ये होगा कि ये कंटेन करेगा कॉज ऑफ एक्शन, नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन प्लेंटिफ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। यह सारी चीजें ये कंटेन करेगा। और जो भी ये कंटेन कर रहा है ये नोटिस, अगर ये इसने सारी चीजें कंटेन की हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये अभी हम आगे देखेंगे। ये चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है जान लेने वाली कि जब आपने 2 महीने की प्रायर नोटिस सर्व कर दी, मान लीजिए कि आपको सूट 2 महीने बाद इंस्टीट्यूट करना है, तो आज आपने अगर नोटिस सर्व की तो जब भी आप अपने प्लेंट को, या हमने जब ऑर्डर 6 देखा था, ऑर्डर 7 देखा था, ऑर्डर 8 देखा था, तो ऑर्डर 6 में जो हमने प्लेंट देखा था, और प्लेंट में हम लोगों ने देखा था कि प्लेंट इंक्लूड क्या करता है, रिटन स्टेटमेंट और रिटन स्टेटमेंट और चलिए मिस हो रहा है। तो हमने देखा था कि प्लेंट जो है हमारा जब तैयार होगा तो प्लेंट हमारा ऑर्डर 7 और 8 में प्लेंट है और 6 में प्लेंट है, और फिर 7 और 8 में जो है रिटन स्टेटमेंट है। और एक सेकेंड, सॉरी प्लीडिंग हम लोग जब देख रहे थे तो ऑर्डर 6 में हमने प्लीडिंग देखा था, ऑर्डर 7 में हमने प्लेंट देखा था, और ऑर्डर 8 में हमने रिटन स्टेटमेंट देखा था। तो जो प्लेंट आपका ड्रॉ होगा, तो जब आप प्लेंट अपना ड्रॉ कर रहे होंगे तो प्लेंट में आपको ये स्टेटमेंट भी कंटेन करना होगा कि हमने जो है प्रायर 2 मंथ की जो नोटिस है वो सर्व कर दी, और ये मैंडेटरी होगा कि आपको अपने प्लेंट में प्रोविजन जो है मेंशन, या ये जो पॉइंट है आपको ये मेंशन करना जरूरी होगा कि हमने प्रायर 2 मंथ नोटिस सर्व कर दी। अब आइए हम देखते हैं कि क्या सेक्शन 80 का क्लॉज 1 जो हमें ये प्रोसीजर बता रहा है, जो ये लेंदी प्रोसीजर दे रहा है, क्या ये जरूरी है कि हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में हम इसे फॉलो करें? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम सेक्शन 80 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन देखेंगे जो कि हमें मिलेगा सेक्शन 80 के क्लॉज 2 में, उस दौरान हमें यह सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो क्या कहता है सेक्शन 80 का क्लॉज 2? तो सेक्शन 80 के क्लॉज 2 को मैं पहले आपको बता दूं कि ये अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है 1976 में। तो प्लीज आप लोग इसे मेंशन कर दीजिए अगर आपके बेयर में मेंशन ना हो। तो सेक्शन 80 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है सेक्शन 80 क्लॉज 2 जो कि अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है 1976 में। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपको इमीडिएट या अर्जेंट रिलीफ डिमांडेड है, यानी कि आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए या इमीडिएट रिलीफ चाहिए, किसके खिलाफ? इन बॉडीज के खिलाफ, तो वहां पर रिक्वायर नहीं होगा कि आप 2 मंथ का प्रायर नोटिस सर्व करें। किसको? गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर को। अब इसको लेकर के हमें क्या फॉलो करना होगा? तो यहाँ पर ये आप सूट तभी इंस्टीट्यूट कर पाएंगे बिना नोटिस को सर्व किए अगर इसके लिए कोर्ट आपको परमिट करेगी। मैंने आपको बताया कि हमें 2 महीने का प्रायर नोटिस तो जनरल रूल में सर्व करना ही करना है।
2 महीने जब बीत जाएंगे तभी हम सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। लेकिन सेक्शन 80 का क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है सेक्शन 80 क्लॉज 2, जो कि कहता है कि हमें 2 महीने का प्रायर नोटिस नहीं सर्व करना होगा। कब? अगर हमें इमीडिएट या अर्जेंट रिलीफ रिक्वायर्ड है और इसको लेकर के हमने कोर्ट से परमिशन ले रखा है। तो अगर हमने कोर्ट से परमिशन ले रखा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है ध्यान देने वाली, कि अगर कोर्ट यहाँ पर आपको परमिट भी करती है कि आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस सर्व नहीं करना है और आप डायरेक्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर केवल आपको परमिशन होगी सूट इंस्टीट्यूट करने की और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीफ कोर्ट द्वारा ग्रांट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि केवल सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे कि हमें कोई इंजंक्शन ग्रांट कर दीजिए या कोई रिलीफ ग्रांट कर दीजिए। तो यहाँ कोर्ट केवल आपको परमिट करेगी सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई अर्जेंसी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है मैटर को देखने के बाद, तो कोर्ट वहां पर आपके प्लेंट को रिटर्न कर देगी और आपसे कहेगी कि आप पहले 2 महीने का प्रायर नोटिस सर्व करिए और उसके बाद ही सूट आपका इंस्टीट्यूट होगा। फिर आइए हम देखते हैं सेक्शन 80 का क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर इफेक्ट या एरर आ जाता है नोटिस में तो क्या होगा। हमने इफेक्ट और एरर समन में भी देखा है, वारंट में भी देखा है सीआरपीसी में, और सीपीसी में भी हम समन और वारंट में देखेंगे। वैसा ही कुछ ये भी है। ये कहता है कि अगर कोई इफेक्ट या एरर आ जाता है नोटिस में, मैंने आपको बताया कंटेंट, फिर मैंने आपको बताया कि 2 महीने पहले सर्व हो जाना चाहिए, तो इसी को लेकर के अगर ये कहता है कि कोई एरर आ जाता है तो क्या होगा। तो ये कहता है कि अगर नोटिस ड्यूली सर्व हुई, उसने सारे उस प्रॉपर डिस्क्रिप्शन को कंटेन किया है जो कि सेक्शन 80 बताता है, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन, नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, यह सारी चीजें वो अगर कंटेन करता है तो वहां पर आपका डिसमिस नहीं होगा क्या, प्लेंट। यानी कि यह अगर सारी चीजें प्रॉपरली उसमें मेंशन है, प्रॉपरली वो कंटेन कर रहा है, तो ये इफेक्ट अगर इसमें कोई और त्रुटि या कोई एरर आ भी जाता है तो आपका ये प्लेंट जो है ये डिसमिस, यानी कि आपका जो ये सूट है, यानी कि जिसकी जो रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हैं इन बॉडीज के अगेंस्ट, वह सूट आपका डिसमिस नहीं होगा। यही कहता है हमारा 80 का क्लॉज 3। सेक्शन 80 मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपको मैंने बताया कि अगर आपको इन बॉडीज के खिलाफ सूट लाना है तो आप प्रायर 2 मंथ नोटिस किसको सर्व करेंगे। फिर मैंने बताया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसका ये है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कोर्ट के बाहर ही मैटर को क्यों ना सुलझा लिया जाए, और ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है ये मुख्यतः इसीलिए है। फिर मैंने आपको बताया कि फॉर्म या कंटेंट क्या होगा, तो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपने यहाँ पर नोटिस सर्व किया है, जब आप अपने प्लेंट को प्रेजेंट करेंगे या सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो उस दौरान आपको प्लेंट में ये चीज मेंशन करनी होगी कि हमने पहले ही प्रायर 2 मंथ नोटिस सर्व कर दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80 का क्लॉज 1 जो ये 2 महीने के प्रायर नोटिस की बात करता है, इसका कुछ अपवाद भी है, ये एक्सेप्शन भी है। वह एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 80 के क्लॉज 2 में, और मैंने आपको बताया कि ये इंसर्ट हुआ है 1976 के अमेंडमेंट से। फिर मैंने बताया कि अगर आपको इमीडिएट रिलीफ या अर्जेंट रिलीफ रिक्वायर्ड है अगेंस्ट गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के, तो आप कोर्ट की परमिशन से बिना प्रायर 2 मंथ नोटिस सर्व किए डायरेक्ट भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर सूट आपको कोर्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट करने का परमिशन दे रही है तो भले ही आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार की रिलीफ तुरंत कोर्ट द्वारा ग्रांट नहीं की जाएगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी प्रकार की अर्जेंसी नहीं है रिक्वायर यहाँ, या कोई इमीडिएट या रिलीफ जो है आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहां पर कोर्ट आपके प्लेंट को रिटर्न कर देगी और आपसे कहेगी कि आप पहले 2 मंथ प्रायर नोटिस सर्व करिए और उसके बाद ही अपने प्लेंट को इंस्टीट्यूट करिए। फिर मैंने बताया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट है या एरर है, लेकिन वह एरर या इफेक्ट ऐसा नहीं है कैसा कि नोटिस सर्व करने में या नोटिस का जो फॉर्म है या कंटेंट है उसमें, तो इस प्रकार का अगर छोटा मोटा इफेक्ट या एरर है तो मात्र इस छोटे मोटे इफेक्ट या एरर की वजह से आपके सूट को जो है डिसमिस नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा सेक्शन 79, फिर हमने देखा सेक्शन 80। अब हम चलेंगे सेक्शन 81 और 82 को, और उसके बाद हमारा जो ये सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर है ये कवर हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी सत्येंद्र जी धन्यवाद। जी सुनील जी, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपने लास्ट के बचे हुए 2 सेक्शंस को भी देखते हैं और उससे जुड़े हुए जो प्रोसीजरल पार्ट है या प्रोसीजरल पार्ट का जो प्रोविज़न है उसे भी देखते हैं, और हमारा पूर्ण रूप से सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक जो है कवर हो जाएगा। और यहाँ तक मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट्स देखिए जितने भी मैंने मेंशन किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर कल को ये मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर करना जरूरी है, और अगर आप आंसर फ्रेम करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो हमने सेक्शन 79 कंप्लीट किया, फिर हमने सेक्शन 80 कंप्लीट। अब आइए देखते हैं सेक्शन 81। यह भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
अब ये सेक्शन कहता क्या है? ये सेक्शन बस सिंपल ये कहता है, देखिए आप जनरली अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट लाएंगे तो वो जनरल केसेस का पार्ट होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है या तो गवर्नमेंट के द्वारा, या तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या तो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, या तो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पर सेक्शन 81 कहता है कि अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट लाया गया है तो उसका अरेस्ट नहीं होगा। आप सेक्शन 81 में अभी बेयर रीड कर दे रहा हूं, प्लीज आप लोग अपने सेक्शन 81 को बेयर में देखिए। तो सेक्शन 81 हम जब पढ़ते हैं तो ये कहता है कि इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि अगर हम कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करते हैं पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जो कि उसके द्वारा किए गए एक्ट के लिए है, जो उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में यानी कि ऑन ड्यूटी किया था वो एक्ट परफॉर्म, और उसके तहत हम अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो क्या कहता है, द डिफेंडेंट शेल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट। और यहाँ जो डिफेंडेंट है ये पब्लिक ऑफिसर की ही बात कर रहा है, तो जो पब्लिक ऑफिसर एज अ डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा कि उसकी अरेस्ट हो, नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को ही अटैच किया जाएगा। लेकिन यहाँ इसका भी एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, यानी कि एग्जीक्यूशन जब हो रहा होगा डिग्री का तो उस दौरान इसे अरेस्ट भी किया जा सकता है और इसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डेट्रीमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज, इट शैल एग्जम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन। तो मैंने आपको बताया कि जब कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, हम लोग देखते हैं ऑर्डर 9, जब हम लोग ऑर्डर 9 देखते हैं सीपीसी का, तो ऑर्डर 9 क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, वहाँ पार्टीज को अपीयर होना होता है, और अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो हमने देखा है कि एक्स पार्टी डिग्री भी पास हो जाती है। लेकिन जब हम लोग सेक्शन 81 देखते हैं और 81 में हम देखते हैं 81 का पार्ट बी, तो वो कहता है कि पर्सनल अपीयरेंस से भी उसे कोर्ट द्वारा एग्जम्प्ट किया जा सकता है। कब? अगर कोर्ट को लगता है कि अपनी ड्यूटी को निभा पाने में, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है या ऑन ड्यूटी है तो उसकी जो ड्यूटी है उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, अगर वह कोर्ट की प्रॉपर हर कार्रवाई में आता है तो कोर्ट वहां उसको पर्सनल अपीयरेंस से भी एग्जम्प्ट कर सकते हैं। और चूंकि हम सेक्शन 81 पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को सेक्शन 81 के पास ये सेक्शन मेंशन कर देना चाहिए, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 17। और जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 17 देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज का, तो वो बताता है पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन। और पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आप आईपीसी का सेक्शन 21 याद कर लीजिए, या तो आप सीपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज 17 याद कर लीजिए। हालांकि अगर आप आईपीसी का सेक्शन 21 याद करते हैं तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 17 सीपीसी का जो डेफिनेशन क्लॉज में पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन करता है वह जो है ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो पब्लिक ऑफिसर की जो डेफिनेशन हमारी दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 17। आप लोगों ने अगर बेयर ली हो तो उसमें आप देख लीजिएगा और मेंशन कर लीजिएगा सेक्शन 81 के पास। तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 81 में दो बातें कहता है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है। कब? अगर पब्लिक ऑफिसर डिफेंडेंट है तो उसका ना तो अरेस्ट होगा ना ही उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, लेकिन उसका अरेस्ट या उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी कब हो सकता है? कब? जब डिग्री को ही एग्जीक्यूट कराया जा रहा होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पब्लिक ऑफिसर को आप अरेस्ट भी कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपके इसके दूसरे पार्ट में बताया कि जब हम ऑर्डर 9 पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को कोर्ट की हियरिंग के दौरान प्रेजेंट रहना जरूरी है, यानी कि उसको कोर्ट में अपीयर होना जरूरी है। लेकिन सेक्शन 81 पब्लिक ऑफिसर को एक स्पेशल एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है और कहता है कि अगर उसकी ड्यूटी पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा तो कोर्ट उसे एग्जम्प्ट कर देगा पर्सनल अपीयर होने से कोर्ट। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 81। सेक्शन 81 को हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 17 के साथ, जहाँ की पब्लिक ऑफिसर को डिफाइन। अब आइए, मैंने आपको जैसे बताया था कि सेक्शन 79 से 82 को पढ़ते समय ऑर्डर 27 को ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 27 का रूल 5A, ऑर्डर 27 का रूल 8 और ऑर्डर 27 का रूल 7, यह तीनों रूल ही रिलेटेड है पब्लिक ऑफिसर से। तो आइए हम देखते हैं ऑर्डर 27 का रूल 5A बेयर में। तो प्लीज आप लोग अपने बेयर में ऑर्डर 27 रूल 5A देखिए। तो मुझे लगता है सबने बेयर ले ली होगी अब तक, और सभी अपनी बेयर देख भी रहे होंगे। तो आप प्लीज अपनी बेयर में ऑर्डर 27 का रूल 5A देखिए। मैं रीड करता हूँ। ये कहता है कि गवर्नमेंट टू बी ज्वाइंट एज अ पार्टी इन अ सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर। ये कहता है कि वेयर अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर फॉर डैमेजेस और अदर रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट एलीड टू हैव बीन डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट
किस चीज़ के लिए? डैमेजेस के लिए या किसी अन्य रिलीफ के लिए। कब? जब उसके द्वारा किए गया कोई ऐसा एक्ट है जो कि उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया था, जिसकी वजह से किसी पर्सन को कोई लॉस या डैमेज हुआ है। तो अगर वह पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट ला रहा है तो यहाँ पर कहता है कि द गवर्नमेंट शैल बी ज्वाइंड एज अ पार्टी टू द सूट। तो गवर्नमेंट उस सूट को ज्वाइन करेगी एज अ पार्टी टू द सूट। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर 27 का रूल 5A। आइए फिर मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन 81 पढ़ेंगे तो हम उसके साथ पढ़ेंगे ऑर्डर 27 का रूल 7 और रूल 8। तो आइए हम देखते हैं ऑर्डर 27 का रूल 7 क्या कहता है। तो ऑर्डर 27 का रूल में रूल 7 में रीड कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी बेयर में देखिए। ये कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर एंड ऑन रिसीविंग द समन कंसीडर इट प्रॉपर टू मेक अ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट बिफोर आंसरिंग द प्लान, he may apply to the court to grant such extension of the time fixed in the summon as may be necessary to enable him to make such reference and to receive order thereon through the proper channel। तो देखिए हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा है कि जब भी जो है समन सर्व होता है तो हमने पढ़ा है कि विद इन 30 डेज आंसर करना होता है, और अगर आप 30 डेज में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका 60 डेज का एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपको आंसर करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करते हैं और पब्लिक ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको कोई भी आंसर करने से पहले क्या करना चाहिए, एक रेफरेंस करना चाहिए मैटर को किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने रेफर करना चाहिए प्लेंट का आंसर करने से पहले, यानी कि प्लेंट का आंसर डिफेंडेंट कैसे करता है, रिटन स्टेटमेंट में। तो अगर पब्लिक ऑफिसर को लगता है कि रिटन स्टेटमेंट देने से पहले उसके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रेफर करना चाहिए, तो वह कोर्ट में अप्लाई करेगा और कोर्ट वहां पर टाइम एक्सटेंड करेगी। कब तक के लिए? जब तक कि वह गवर्नमेंट को रेफर ना कर दे। और ऑर्डर 27 का रूल 7 का सब रूल 2 कहता है कि अपॉन सच एप्लीकेशन कोर्ट शैल एक्सटेंड द टाइम फॉर सो लॉन्ग एज अपीयर इट टू बी नेसेसरी। और कोर्ट तब तक के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगी जितना उसको लगता है कि यह रिक्वायर है या यह जरूरी है फॉर दैट प्रॉपर मैटर। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 81 के साथ हम ऑर्डर 27 रूल 5A देखे, हमने ऑर्डर 27 रूल 7 देखा। अब आइए हम लोग लास्ट ऑर्डर 27 रूल 8 देखते हैं सेक्शन 81 के साथ। मैं फिर बेयर रीड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज आप अपनी बेयर देखिए। ऑर्डर 27 का रूल 8 कहता है कि प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। ये क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक द डिफेंस ऑफ द सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉन बीइंग furnished with authority to appear and answer the plaint shall apply to the court, and upon such application the court shall cause a note of his authority to be entered in the register of civil suit। तो ये सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोर्ट गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, यानी कि क्या करती है, वह जो पब्लिक ऑफिसर है जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, वहां पर जो गवर्नमेंट है, मैंने आपको जब ऑर्डर 27 रूल 5A बताया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ज्वाइन करेगी एज अ पार्टी। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने ज्वाइन किया है एज अ पार्टी तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्लीडर क्या करेगा, गवर्नमेंट प्लीडर जो है एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के सामने और अप्लाई करेगा कि वो क्या करना चाहता है, वो अपीयर होना चाहता है और आंसर करना चाहता है प्लेंट का, और जो कोर्ट होगी वो क्या करेगी, इस सारे तथ्य को नोट करेगी रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। फिर ऑर्डर 27 का रूल 8 का सब रूल 2 क्या कहता है, वो कहता है वेयर नो एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 इज मेड बाय द गवर्नमेंट प्लीडर ऑन और बिफोर द डेट फिक्स्ड इन द नोटिस फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, यानी कि एक डेट फिक्स हो जाती है कि किस दिन जो है डिफेंडेंट को अपीयर होना है और आंसर करना है प्लेंट का। अगर उस डेट तक गवर्नमेंट प्लीडर ऐसा किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन नहीं लगाता है या अप्लाई नहीं करता है उस दिन या उस दिन से पहले तक, तो क्या होगा, तो कहता है कि द केस शैल बी प्रोसीडेड एज इन अ सूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। तो वहां पर मान लिया जाएगा कि सूट जो चल रहा है वो दो प्राइवेट पार्टीज के बीच चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो इसको टिक करिए। अगर ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति बनेगी जिस दौरान वह एज अ प्राइवेट पार्टी सूट जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो वह तब की अवस्था है कि अगर गवर्नमेंट प्लीडर जिस दिन पब्लिक ऑफिसर को एज अ डिफेंडेंट आंसर करना था प्लेंट का, वह उस डेट से पहले या उस डेट को अप्लाई नहीं करता है गवर्नमेंट प्लीडर, तो उसके बाद की जो कार्रवाई चलेगी वह ऐसे चलेगी कि मानो प्राइवेट पार्टीज के बीच सूट चल रहा हो। फिर आइए देखते हैं ऑर्डर 27 के रूल 8 का प्रोविजो क्या कहता है। तो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैच अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी। ये वही बात कहता है जो सेक्शन 81 का हम लोगों ने ए देखा था, तो कह रहा था 81 का क्लॉज 1 का ए, वो क्या कह रहा था कि जो पब्लिक ऑफिसर होगा जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, ना ही उसका अरेस्ट होगा ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच होगी, अनलेस कब तक, जब तक कि क्या ना हो, डिक्री का एग्जीक्यूशन ना हो रहा हो। तो यहां तक हम लोगों ने समझा सेक्शन 81 को। अब बारी आती है
हमने देखा कि सेक्शन 79 में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट लाना है तो क्या नाम मेंशन करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिनके खिलाफ हमें सूट लाना है तो हम डायरेक्ट सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर पाएंगे, हमें प्रायर 2 मंथ नोटिस देना होगा। फिर हमने देखा कि अगर हमने पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट लाया है तो क्या उसे एज अ पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, क्या उसका कोर्ट में अपीयर होना हर सुनवाई पे जरूरी है, या उसे किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन मिला है। यहाँ तक तो हो गई बात जो हम लोगों ने प्रोसीडिंग की। अब मान लीजिए कि जो है डिग्री पास हो जाती है, अब बारी आती है कि डिग्री के एग्जीक्यूशन की। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली क्या होता है, जनरली जजमेंट पास होता है। फिर हम लोग देखा था ऑर्डर 20 में कि जजमेंट बन रहा था, जजमेंट पास होने के बाद हमने देखा था कि डिग्री बन रही थी और डिग्री में वही डेट मेंशन हो रही थी जो जजमेंट की डेट, जजमेंट के को लेकर के डेट मेंशन थी। फिर हमने देखा है कि डिग्री का फिर होता है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन कब होता है, जब जजमेंट क्रेडिटर या प्लेंटिफ या डिग्री होल्डर अप्लाई करता है, एप्लीकेशन डालता है कि हमें डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है, तो ही डिग्री एग्जीक्यूट होती है। लेकिन सेक्शन 82 यहाँ पर फिर इन लोगों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन या स्पेशल प्रोविजन देता है इन लोगों के रिगार्डिंग, और वो कहता है एग्जेम्पशन ऑफ डिग्री की बात। तो आइए मैं आप सेक्शन 82 रीड करता हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो प्लीज आप सेक्शन 82 देखिए। तो सेक्शन 82 कहता है एग्जेम्पशन ऑफ डिग्री। ये कहता है कि वेयर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, by or against a public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, a decree is passed against the Union of India or a state, as the case may be, the public officer, such decree shall not be executed except in accordance with the provision mentioned under section 82 clause 2। तो ये कहता है कि अगर कोई भी आपने सूट इंस्टीट्यूट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, या आपने कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि डिग्री पास हो जाती है, तो वह डिग्री पास होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जैसा कि बताया है सेक्शन 82 के क्लॉज 2 में। तो आइए देखते हैं सेक्शन 82 का क्लॉज 2 हमें क्या कहता है। तो सेक्शन 82 का क्लॉज 2 कहता है कि एग्जीक्यूशन शैल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिग्री अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। यानी कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने की प्रायर नोटिस जानी चाहिए, और यहाँ देखिए यहाँ 3 महीने की बात कर रहा है, यानी कि डिग्री पास होने के 3 महीने के बाद तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि 3 महीने तक डिग्री जिस दिन पास हुई है उसके 3 महीने तक उसको एग्जीक्यूशन को लेकर के किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, ऑर्डर पास नहीं होगा। अब जब ऑर्डर पास होगा, यानी कि अब वो डिग्री पास हुई है, उसको जो एग्जीक्यूशन होगा वह कब होगा, 3 माह बीतने के बाद। यानी कि आप सूट कब लाएंगे, नोटिस के 2 माह बीतने के बाद, और डिग्री एग्जीक्यूट कब कराएंगे, डिग्री पास होने के 3 माह बाद। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इसको याद करने का आसान तरीका यही है कि 2 महीने की नोटिस और डिग्री पास होने के बाद 3 महीने तक आप लोगों को जो है इस चीज को ध्यान में रखना होगा। यही कहता है हमारा सेक्शन 82 का क्लॉज 2। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 82 के क्लॉज 3। तो देखिए सेक्शन 82 का क्लॉज 3 जो है सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा डिग्री को लेकर के कि 3 महीने तक मतलब आप एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के द्वारा या गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के द्वारा सूट लाया गया जिसमें कि डिग्री पास हुई, तो वहां तो हमने देखा कि 3 महीने का टाइम पीरियड जो है वो बता रहा है कि 3 महीने तक उसको एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अवार्ड पास होता है, और अवार्ड कब पास होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 89 में आर्बिट्रेशन, यानी कि जब भी कोई मैटर आर्बिट्रेशन में जाता है तो आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होता है तो जो वो पास करता है उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। तो ये कहता है सेक्शन 82 का क्लॉज 3 कि आर्बिट्रल अवार्ड पे भी यही चीज लागू होगी, यानी कि वहां भी 3 माह आपको वेट करना होगा। और फिर कहता है कि अगर ऑर्डर पास होता है तो ऑर्डर में भी आपको 3 मंथ वेट करना ही करना है। यही कहता है सेक्शन 82 का क्लॉज 3। तो हम लोगों ने आज देखा सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर सेक्शन 79 से 82। अब आइए हम लोग एक बार समराइज करते हैं और उसके बाद जो है आज की क्लास ऑफ करते हैं। फिर मिलते हैं हमसे नेक्स्ट थर्सडे और फ्राइडे शाम 4 से 5। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं एक बार जब समराइज करूं तो अगर कोई ना भी जुड़ा हो तो उसको वो आकर के वापस ये वीडियो देख ले। तो आइए हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा सूट इन पार्टिकुलर केसेस पार्ट 4 सेक्शन 79 से लेकर के 80। हमने सेक्शन 79 में देखा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है तो उसको हम नाम देंगे यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है तो नाम स्टेट के गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो द स्टेट। फिर हम लोगों ने एक लीडिंग केस देखा चमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। वहां कहता है कि अगर किसी पर्सन को कोई
क्लेम चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए अगेंस्ट द स्टेट, तो वहाँ पर उसको एज अ पार्टी स्टेट को इम्प्लीड करना होगा, और अगर वो करने में फेल हो जाता है तो उसका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, और अगर सूट मेंटेनेबल हो भी गया और डिग्री पास हो गई तो वो डिग्री इलीगल होगी। फिर हम लोगों ने देखा इसके प्रोसीजरल पार्ट को कि जो ऑर्डर 27 रूल 3 वो क्या कहता है कि ऑर्डर 27 रूल 3 कहता है कि नेम ऑफ पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस वगैरह वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो सेक्शन 79 कहता है आप वही नाम मेंशन कर दीजिए, वो इनफ होगा। फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 18 नोटिस में हम लोगों ने देखा कि सूट इंस्टीट्यूट करने से 2 महीने पहले हमें प्रायर नोटिस देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ और पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ। पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ तो खुद पब्लिक ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। फिर हम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में तो जो वहाँ का सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी, उसे या किसी पर्सन को ऑथराइज किया गया होगा तो वो। फिर हमने देखा रेलवे के केस में, तो रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को सौंपा जाएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने। फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करना होगा तो जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट होगा उसे। फिर मैंने आपको बताया कि इसका ऑब्जेक्ट बस यही है कि मैटर को 2 महीने के बीच में ही आप कोर्ट के बाहर ही इसको क्या करिए, सेटल कर डालिए। फिर मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्म क्या होगा, तो कॉज ऑफ एक्शन, नेम, रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको मेंशन करना होगा। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80 क्लॉज 1 जो बताता है इसका एक एग्जम्पशन भी है जो कि सेक्शन 80 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। वो क्या कहता है कि अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में आप जा सकते हैं और अगर कोर्ट परमिट करती है तो आप डायरेक्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फिर हमने देखा सेक्शन 80 क्लॉज 3, वहाँ हमने देखा कि अगर किसी भी प्रकार का इफेक्ट या एरर आता है नोटिस में तो वहाँ पे ये आपका सूट डिसमिस नहीं होगा, अगर छोटी मोटी त्रुटि है तो। और अगर उस त्रुटि में ऐसी त्रुटि नहीं है, यानी कि क्या आपने ड्यूली उसे सर्व किया, सारा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली कंटेन था, जो आपको रिलीफ डिमांडेड था आपने वो भी उसको कवर किया, तो आपका सूट डिसमिस नहीं होगा। फिर हम गए सेक्शन 81 पे, वहाँ पे हमने देखा कि अगर हम किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, और पब्लिक ऑफिसर के लिए मैंने आपको बताया कि सीपीसी का सेक्शन 2 क्लॉज 17 बताता है कि पब्लिक ऑफिसर कौन होगा। सेक्शन 81 कहता है कि अगर पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसे ना ही अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। कब तक? जब तक कि एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है डिग्री का, तब तक। फिर मैंने आपको बताया कि उसको कोर्ट की कार्रवाइयों में भी अपीयर होने की जरूरत नहीं है अगर उसकी ड्यूटी पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है तो, और इसको लेकर के कोर्ट उसे चाहेगी तो एग्जम्प्ट कर देगी। फिर हमने देखा ऑर्डर 27 रूल 5A, वहाँ हमने देखा कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको ज्वाइन करेगी एज अ पार्टी। फिर हमने देखा ऑर्डर 27 रूल 7, वहाँ पर कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जो उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, यानी कि जो उसके खिलाफ प्लेंट आ रहा है, अगर उसका आंसर करना है उसे एज अ रिटन स्टेटमेंट और उसे लगता है कि इसे पहले रेफर कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा और कहेगा कि सर हमारा टाइम पीरियड एक्सटेंड करिए, और कोर्ट वहाँ पर टाइम पीरियड एक्सटेंड करेगी और वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, रेफर करेगा। फिर हमने देखा ऑर्डर 27 रूल 8 जो कि कहता है कि क्या प्रोसीजर होगा अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर अगर सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 82 पे जब हम लोग गए तो वहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा था एग्जेम्पशन ऑफ डिग्री की, और ये क्या कह रहा था कि जिस डेट पे डिग्री पास हुई है उसके 3 माह बीतने तक उस डिग्री का एग्जीक्यूशन को लेकर के कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर डिग्री को लेकर के सेक्शन 82 कह रहा है वही बातें सेम टू सेम लागू होंगी ऑर्डर पे और अवार्ड पे। और मैंने आपको बताया कि अवार्ड कब पास होता है, तो हमने सेक्शन 89 देखा था कि जब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हो रहा था तो हमने देखा था कि वहाँ आर्बिट्रेटर था, और जब आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जो आर्बिट्रेटर होता है वो पास करता है जब ऑर्डर, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो ये था हमारा आज का सेक्शन 79 से लेकर के 82 तक का सारी प्रोविज़न, और हम लोगों ने इसको ट्राई किया कि अच्छे से इसे कंप्लीट करें। तो आप सभी लोगों का मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद जी। शुभांकर दिवाकर जी धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे और फ्राइडे शाम को 4 से 5। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और किसी ने भी पहले की क्लासेस ना की हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो से जा करके हमारी सारी क्लासेस देख सकते हैं। धन्यवाद जी। जमशेद जी, जी सुनील वाजपेयी।